ठीक है। हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। वेलकम बैक टू द रेजोल्यूशन बैच। चैप्टर चल रहा था आपका कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। स्वागत है आप सभी का फिर से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग दिव्या, गुड मॉर्निंग पूनम, गुड मॉर्निंग कृष्णा मुरारी तिवारी। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम सभी को, नमस्ते सभी को, प्यार। गुड मॉर्निंग राहुल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिव्या पूछ रही है कल मैथ्स की क्लास क्यों नहीं हुई। डियर सर की थोड़ा तबीयत खराब थी, इस कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई। थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। बाकी आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, एज सच देयर इज नो प्रॉब्लम। दोस्तों, हमने कंसाइनमेंट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और कंसाइनमेंट में मैंने लास्ट क्लास में आपको क्लोजिंग स्टॉक का एक कॉन्सेप्ट बताया था। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे और इसके साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट मैं आज इंट्रोड्यूस करूंगा। देखो, कंसाइनमेंट आपका आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब आप बड़े लेवल पे आओगे, इंटरमीडिएट लेवल पे आओगे, तो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग आपको एडवांस लेवल पर पढ़ने को मिलेगा, लेकिन उसका बेस यहीं से डेवलप होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कंसाइनमेंट पढ़ा रहा हूं, तो वो बहुत गलत है। आपका बेस यहीं से डेवलप हो जाएगा, आगे जाके आपको कंसाइनमेंट चैप्टर बहुत आसान लगेगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ जी, तो एक काम करते हैं, लास्ट सेशन में जहां पे मैंने छोड़ा था वहीं से मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। ठीक है, लास्ट सेशन में जहां पे मैंने वो छोड़ा था वहीं से मैं आपका कंटिन्यू करने जा रहा हूं, वहीं से मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ आपका कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आपका क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था। तो आज उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, लेकिन थोड़ा और डिटेल मुझे आपको बतानी है। ठीक है, थोड़ा और डिटेल बतानी। देखो, मान लो एक्स कंसाइंड, एक्स ने गुड्स कंसाइंड किए, एक्स कंसाइंड गुड्स 500 500 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। वो कह रहा है कोई एक्स ने गुड्स कंसाइन किए 500 यूनिट एक प्रोडक्ट की वाई को। ठीक है, वाई को कॉस्टिंग रुपीज, कॉस्टिंग रुपीज 1000 ईच। 1000 रुपए के हिसाब से उसने 500 यूनिट वाई को भेजी। एक्सपेंसेस इनकर्ड, उसके जो एक्सपेंसेस इनकर हुए, आपके लोडिंग चार्जेस, इंश्योरेंस और आपका कुछ कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, अभी तीनों एक्सपेंसेस को सिर्फ एक्सपेंसेस लिखता हूं। मान लो इसका 20,000 रुपए का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, 20,000 का। और एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय वाई, वो कह रहा है वाई ने भी कुछ एक्सपेंसेस किए। वाई के आपको एक्सपेंसेस की डिटेल दी है, रेकरिंग एक्सपेंसेस, रेकरिंग एक्सपेंसेस आपके 10,000। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रेकरिंग, सर ये रेकरिंग नॉन रेकरिंग क्या होता है? हिंट मैंने इसको आपका लास्ट क्लास में दिया था, आज मैं इसकी डिटेल आपको बताने वाला हूं। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस आपका 20,000, 20,000 का नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, ये वाई ने किया। वाई सोल्ड, वाई ने दोस्तों बेच दिया, वाई सोल्ड, वाई सोल्ड 400 यूनिट्स। वाई ने दोस्तों 400 यूनिट्स बेच दी आपका एट रुपीस, एट रुपीस 1500 ईच, एट रुपीस 1500 ईच। और यहां पे दोस्तों वाई इज अलाउड, वाई इज अलाउड, वाई इज अलाउड a commission, a commission at the rate
10% ऑन सेल्स प्लस 20% डेल क्रेडिटर कमीशन प्लस 20% डेल क्रेडिटर 20% नहीं, इसको भी 10% ही रखते हैं। 10% आपका डेल क्रेडिटर कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन। अभी आपको एग्जाम्पल को पूरा ध्यान से समझना है कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं। यहां पे जो वाई ने दोस्तों माल बेचा है वो 400 यूनिट बेची है, सारी यूनिट्स नहीं बेची, 400 यूनिट बेची है 500 में से, तो 100 यूनिट अभी भी बची हुई है। अब यहां पे इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड कर रहा हूं जो मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया था, एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं। आउट ऑफ 400 यूनिट्स, आउट ऑफ 400 यूनिट्स 200 यूनिट्स पर सोल्ड। एक काम करते हैं, इसको सारी यूनिट्स बोल देते हैं, सारी यूनिट्स आपकी उधार बिकी हैं। all the sales were on credit, सारी सेल्स आपकी उधार थी, उधार थी। a customer having 50 यूनिट्स, a customer having, एक काम करते हैं 20 यूनिट्स ले लेते हैं, भी ज्यादा हो जाएगा। 20 यूनिट्स did not pay the dues, ठीक है। अब आपको अकाउंटिंग करनी है दोस्तों, आपको अकाउंटिंग करनी है बुक्स ऑफ एक्स में। एक्स कौन है? आपका कंसाइनर। देखो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दिया है आपके क्वेश्चन के अंदर। एक पॉइंट कौन सा है दोस्तों? वो एक पॉइंट ये है। स्टार्टिंग से एक बार क्वेश्चन समझते हैं और फिर क्वेश्चन का आंसर करेंगे डिटेल के साथ। इसमें एक पॉइंट मैंने और ऐड किया, वो क्या है? आपका बैड डेट्स। अब यहाँ पे बैड डेट्स के केस में आपको डेल क्रेडिटर कमीशन दिया है। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि ये कमीशन काम कैसे करता है। सबसे पहले आपको दिया है, आपको क्या दिया है? गुड मॉर्निंग राहुल। आपको दिया हुआ है एक्स ने गुड्स कंसाइन किए 500 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट टू वाई, ठीक है। वाई को उसने 500 यूनिट्स भेजी, इसकी कॉस्ट है 1000 रुपए। एक्सपेंसेस 20,000 रुपए एक्स के खर्च हुए हैं, और जो वाई ने खर्चा किया, वाई ने वो खर्चा किया रेकरिंग एक्सपेंसेस 10,000, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस 20,000। वाई ने दोस्तों 500 में से 400 यूनिट बेच दिए, तो इसके पास 100 यूनिट अभी भी बची हुई है। जो कि इसने 400 यूनिट बेची है वो 1500 में बेची है। वाई को पहले 10% कमीशन देना है आपको सेल्स पे, जो कि नॉर्मल कमीशन है, और प्लस डेल क्रेडिटर कमीशन देना है आपको 10%, ठीक है। डेल क्रेडिटर भी आपको 10% देना है। ऑल द सेल्स वर ऑन क्रेडिट, सारा आपने उधार माल बेचा है। एक कस्टमर था जिसके पास 20 यूनिट थी, उसने आपको पेमेंट नहीं करी, डिड नॉट पे द ड्यूज। आपको बुक्स ऑफ एक्स प्रिपेयर करनी है। आप जानते हो एक्स की बुक्स, यानी कि जो कंसाइनर होता है उसकी पहला अकाउंट जो बनता है उसकी बुक्स के अंदर, वो होता है आपका कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर 3 चीजें आपसे डिस्कस करनी है। पहला, आपका 100 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक, जो 100 यूनिट आपने नहीं बेची उसका क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। दूसरा, जो कस्टमर पैसे लेके भाग गया उसका ट्रीटमेंट। और तीसरा, आपको ये नहीं दिया कि जो एक्स ने खर्चा किया वो कौन सा खर्चा था, वो रेकरिंग था या नॉन रेकरिंग, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तीनों बातें मुझे आपको बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो नोट्स के थ्रू मैं लिखवाऊंगा। पहले हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अंजाम देते हैं। लिखेंगे सबसे पहले बुक्स ऑफ आपका एक्स, एक्स कौन है? कंसाइनर। तो पहला अकाउंट इसके में बनेगा आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट, जिसने पहले दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं कंसाइनमेंट के, प्लीज वो लेक्चर्स जाके देख लो, के बाद इस लेक्चर को आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट, सबसे पहले आप जानते हो कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में जो माल भेजा जाता है, माल, वो गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट के नाम से आता है। तो 500 यूनिट आपने भेजी 1000 रुपए के हिसाब से, डेबिट साइड में आएगा आपका गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 500 इंटू 1000, 500 इंटू 1000, ये कितना आ रहा है? ये हो गया आपका 5 लाख रुपए,
5 लाख रुपए। उसके बाद एक्स ने कुछ खर्चा किया आपका 20,000 रुपए का। तो एक्स ने जो खर्चा किया आप जानते हो डेबिट साइड में आएगा टू बैंक अकाउंट। अरे एक्स ने खुद ने खर्चा किया, टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस। इसने नहीं बताया कि ये कौन सा खर्चा है, कोई बात नहीं, हम आगे देखेंगे कौन सा खर्चा है। उसके बाद दोस्तों वाई ने भी कुछ खर्चा किया आपका, रेकरिंग नॉन रेकरिंग दोनों, 10,000 20,000। तो ये आएगा टू वाई के नाम से, टू वाई, वाई आपका कंसाइनी, ठीक है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इसमें जो रेकरिंग एक्सपेंस है, रेकरिंग, वो है आपका 10,000। और जो नॉन रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग, वो है आपका 20,000, 20,000। ये 30,000 रुपए का खर्चा आपके वाई ने किया है, जो आपका कंसाइनी है। इसके बाद दोस्तों वाई ने सारा माल बेच दिया 400 यूनिट्स आपकी 1500 के हिसाब से। तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय वाई। तो लेकिन उसने तो उधार बेचा है, तो कोई मतलब नहीं है कि वो उधार बेचे चाहे वो कैश में बेचे, चाहे वो उधार बेचे चाहे कैश में बेचे। तो दोस्तों आपके वाई ने सेल करी है, तो सारी सेल्स आपकी क्रेडिट साइड में आएगी वाई के नाम से। 400 यूनिट्स सेल्स, 400 यूनिट 1500 रुपए के हिसाब से, 400 यूनिट 1500 के हिसाब से कितना अमाउंट आएगा? ये आई थिंक 6 लाख रुपए आएगा। 6 लाख रुपीस का सेल्स का अमाउंट आएगा, ठीक है, 6 लाख रुपीस। एक काम करते हैं ना, ताकि आपको याद रहे, ये जो बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस लिखा है, इसमें मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं नोट 1, ठीक है। ये नोट 1 से मैं आपको बताऊंगा कि जो कंसाइनर खर्चा करता है, क्वेश्चन में ना दिया हो कि वो कौन से टाइप का खर्चा है, तो उसको क्या अज्यूम करेंगे और क्यों अज्यूम करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। वाई ने जो माल बेचा 6 लाख रुपए का, वाई को दो टाइप्स के कमीशन दिए जा रहे हैं। एक आपका नॉर्मल कमीशन है और एक आपका डेल क्रेडिटर कमीशन है, दोनों का रेट 10% है। तो 10% जो नॉर्मल कमीशन है वो आपका टोटल सेल्स पे दिया जाएगा, और जो डेल क्रेडिटर कमीशन है 10%, वो भी टोटल सेल्स पे दिया जाएगा। सर ऐसा क्यों? क्वेश्चन तो कुछ नहीं कह रहा, इसलिए तो टोटल सेल्स पे दिया जाएगा। जब तक क्वेश्चन कुछ ना बोले तब तक कमीशन डेल क्रेडिटर और आपका नॉर्मल वो टोटल सेल्स पे ही दिया जाता है, भले वो आपने क्रेडिट बेची हो, भले वो आपने कैश में बेची हो। तो यहाँ पे वाई को कमीशन देंगे, डेबिट साइड में आपका कंसाइनर का खर्चा होगा, फिर से आएगा आपका टू वाई ब्रैकेट में कमीशन, वाई कमीशन, ठीक है। दो टाइप्स का कमीशन है। पहला कमीशन है आपका नॉर्मल कमीशन, जो कि 10% है। 6 लाख का 10% 60,000 होता है। एक डेल क्रेडिटर कमीशन भी है, डेल क्रेडिटर। ये डेल क्रेडिटर कमीशन की डिटेल्स मैं आपको अभी लिखवाऊंगा। ये भी आपका 60,000 है, ये भी आपका 60,000 है। तो 1,20,000 रुपए का कमीशन आपके कंसाइनर यानी कि एक्स ने वाई को दे दिया, ठीक है, एक्स ने वाई को दे दिया। अब दोस्तों यहां पे जो 400 बेल्स, इसने 400 यूनिट्स बेची थी, 400 यूनिट्स बेचने के बाद एक कस्टमर था, कस्टमर, उस कस्टमर ने दोस्तों, उस कस्टमर ने, उस कस्टमर ने 20 यूनिट्स का पैसा आपको नहीं दिया। उस कस्टमर ने 20 यूनिट्स का पैसा आपको नहीं दिया। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि जो 20 यूनिट्स का पैसा है, 20 यूनिट्स का पैसा जो बैड डेट्स हो गया, जो नुकसान हो गया, वो आपके कंसाइनमेंट अकाउंट में पोस्ट होगा या नहीं होगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पे ऑलरेडी आपने उसको डेल क्रेडिटर कमीशन दे दिया है। तो जब आप डेल क्रेडिटर कमीशन अपने कंसाइनी को दे देते हो, तो कंसाइनमेंट अकाउंट्स में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। अरे क्यों होगा ट्रीटमेंट? आप इसको बैड डेट्स को नुकसान नहीं मान सकते, क्योंकि वो नुकसान आपका है ही नहीं। वो बैड डेट्स का नुकसान आपका कंसाइनी झेलेगा। वाई को कमीशन दिया आपने अलग से 10%, तो उसका नुकसान वो झेलेगा। इसलिए दोस्तों कंसाइनमेंट अकाउंट में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा जब तक आपने डेल क्रेडिटर कमीशन उसको दे रखा है। अगर आप डेल क्रेडिटर ना देते तो ये बैड डेट्स का लॉस आपके ऊपर आता, यानी कि एक्स के ऊपर। तो यहां पे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो भी मैं आपको भी एक नोट के थ्रू लिखवा दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आपने 400 यूनिट्स बेची थी, 100 यूनिट्स अभी भी आपके स्टॉक में बची हुई है कंसाइनमेंट की। तो क्रेडिट साइड में आएगा आपका बाय स्टॉक, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। ये जो स्टॉक आएगा दोस्तों, ये हम निकालेंगे आपके वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट से, वर्किंग नोट 1 से, ठीक है, वर्किंग नोट 1 से।
ये 400 यूनिट्स, 500 में से 400 बेच दिए तो ये 100 यूनिट्स का आपका क्लोजिंग स्टॉक निकल के आएगा, 100 यूनिट्स का। तो एक काम करते हैं, वर्किंग नोट यहीं पे बना लेते हैं, नीचे पेस है अभी आपके पास, तो यहां पे बना लेते हैं आपका वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। सबसे पहले आएगा आपके पास 100 यूनिट्स की कॉस्ट। आपके क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही आपको दिया था कि 500 यूनिट्स जो आपने भेजी हैं वो 1000 रुपए की हैं। आपके पास जो यूनिट्स बची हैं, कितनी यूनिट्स बची हैं, 500 में से 400 आपने बेच दी, तो आपके पास 100 यूनिट्स बची हैं। तो सबसे पहले आएगा कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स एट द रेट 1000 ईच। 1000 रुपए की कॉस्ट की 100 यूनिट्स आपके पास बची हुई है, यानी कि 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि जो खर्चा कंसाइनर अपनी गुड्स भेजने के ऊपर करता है, गुड्स भेजने के ऊपर करता है, वो खर्चा प्रोपोर्शनेटली जो रेशियो में है वो ऐड हो जाता है आपकी क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। इसने कितना खर्चा किया, 20,000 रुपए। ये 20,000 रुपए आपने 500 यूनिट्स पे खर्च किए थे, तो इसमें हम ऐड करेंगे, ऐड नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ एक्स। एक्स कौन है, कंसाइनर। मुझे बताओ इसने टोटल खर्चा कितना किया था, 20,000 रुपए। ये 20,000 रुपए इसने 500 यूनिट्स पे खर्च किए थे, उसमें से इसके पास बची हैं 100 यूनिट्स, तो डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 5 4 जा 40 इंटू 40,000, ये आएगा आपका 40,000, नहीं 4,000, अब 4,000। टोटल तो आपका 20,000 था ना, 4,000। 4,000 रुपए का नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस आपके एक्स ने किया था। सर लेकिन ना आपने गड़बड़ कर दी, आपके क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि ये नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है। दोस्तों वही तो मुझे आपको बताना था कि जब क्वेश्चन ना बताए, जब तक अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इट इज अज्यूम्ड दैट द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर आर ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर, जब तक आपको ना दिया हो तो कंसाइनर का एक्सपेंस, क्योंकि गोडाउन तक भेजने का होता है, अरे कंसाइनर ने माल भेजा आपका कंसाइनी को, तो गोडाउन तक भेजने का जितना भी खर्चा होता है वो सारा एक ही बार होता है, नॉन रेकरिंग होता, बार बार नहीं होता, तो इसलिए उसको नॉन रेकरिंग नेचर का ही मानते हैं। 4,000 रुपए का खर्चा आपने ऐड कर दिया। अब सेम वे में दोस्तों इसका जो कंसाइनी का नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है, ये रहा नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, उसको हम ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेटली। एक और एक्सपेंस इसमें हम ऐड करने वाले हैं, नॉन रेकरिंग प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ आपका वाई। तो इसमें नॉन रेकरिंग एक्सपेंस इसका 20,000 रुपए का है, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 500 इंटू में 100, ये भी आपका सेम आएगा, ये भी आपका सेम आएगा 4,000 रुपए। और टोटल जो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, वो आ गया आपका 1,08,000 रुपए। इस 1,08,000 को दोस्तों हम पोस्ट कर देंगे आपकी क्रेडिट साइड में स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट के नाम से, ठीक है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट के नाम से। तो 1,08,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया, यहां पे आपका अकाउंट बंद हो जाएगा और निकल के आएगा आपका प्रॉफिट। टोटल कर देते हैं, बताएंगे टोटल कितना आ रहा है, 7,08,000, 7,08,000 ये आपका टोटल आ रहा है। मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताएंगे कि आपका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताएंगे कि आपका जो प्रॉफिट है कितना है। 7,08,000 में से लेस करेंगे, आपका 5,00,000 का टोटल कॉस्ट थी, उसमें से 20,000 आपका एक्सपेंस था कंसाइनर का, 30,000 कंसाइनी का एक्सपेंस था, 1,20,000 का उसको कमीशन दिया था। दोस्तों 38,000 का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। यहां पे आएगा आपका टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट
प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आपका 38,000, 38,000 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक है, ये ट्रांसफर हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर है ये था आपका कंसाइनमेंट अकाउंट एक्स की बुक्स में। अभी एक अकाउंट आपका बाकी है जो है आपका कंसाइनी अकाउंट। बॉन हाइपर पूछ रहे हैं सर ये क्लासेस तो इंटर के लिए भी एप्लीकेबल होगा। मेरे दोस्त, इंटर के लिए अगर आपको बेस बनाना है तो ये क्लासेस 100% एप्लीकेबल है इंटर के लिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं एडवांस लेवल के जो फाउंडेशन में कवर नहीं होते, और वो मैं आपको कराऊंगा भी नहीं कि वो इंटर लेवल पे कवर होते हैं। तो जो बेस लेवल के क्वेश्चंस हैं जिसमें 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सारे एप्लीकेबल है दोस्तों आपके इंटर के लिए। तो एक बार इसका पूरे का या तो स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो, बहुत अच्छी बात है अगर आप कॉपी करो तो। ठीक है, कर लिया आपने कॉपी। आप जानते हो वीडियो पॉज करके कॉपी करना होता है, तुम लल्लू लालो अगर आप नहीं जानते तो। हाँ जी, अब एक काम करेंगे, आपका कंसाइनी अकाउंट बाकी है। कंसाइनी अकाउंट के बाद मैंने आपको बताया था 3 पॉइंट्स को लेकर मुझे आपको कुछ लिखवाना है, तो वो तीनों पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। के बाद हम चलेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। आज ही की क्लास में एक और कॉन्सेप्ट आपका कवर होने वाला। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट तो शुरू करते हैं आपका कंसाइनी अकाउंट। मैं इस इलिस्ट्रेशन को भी मिटाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे इसी की रेफरेंस से आगे का कॉन्सेप्ट कवर करना है, तो मैं इसमें से कुछ भी रब नहीं करूंगा अभी के लिए। अभी के लिए कुछ भी रब नहीं करूंगा, बस यहां पे बना दूंगा आपका कंसाइनी अकाउंट यानी कि वाई का अकाउंट, वाइज अकाउंट। ठीक है, वाई अकाउंट जल्दी से स्पीड से बनाएंगे आपका वाई अकाउंट। देखते हैं आपको क्या दिया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको एक चीज दी है कि वाई ने जो माल बेचा वो आपने 6 लाख का बेचा। वाई ने 6 लाख का माल बेचा। कंसाइनमेंट में क्रेडिट साइड में वाई है आपका 6 लाख। वाई के डेबिट में आएगा टू कंसाइनमेंट, टू आपका कंसाइनमेंट सेल्स 6 लाख। वाई ने जो खर्चा किया और वाई को जो कमीशन दिया वो आपने डेबिट में नोट किया हुआ है कंसाइनमेंट की टू वाई 30,000 का उसका एक्सपेंस है, 1,20,000 का उसका कमीशन है। तो ये दोस्तों आप क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दोगे बाय कंसाइनमेंट, इसके ब्रैकेट में सेल्स लिख दो, और यहां आएगा आपका एक्सपेंसेस 30,000, और फिर से बाय कंसाइनमेंट। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, ये एक ही बार कंसाइनमेंट लिखने के बाद ना इसको अंडरलाइन कर दो, और इसी में दोस्तों इसी में दिखा दो एक्सपेंसेस 30,000 और आपका कमीशन 1,20,000, यानी कि टोटल आपका 1.5 लाख। ठीक है, टोटल 1.5 लाख। अब यहां पे दोस्तों बैलेंस निकाल लेंगे आपका जो आपको उससे रिसीव करना है। बैलेंस निकाल लेंगे जो भी आपको उससे रिसीव करना है। 6 लाख में से 1.5 लाख माइनस करेंगे तो निकल के आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर ये आएगा आपका 4,50,000। ठीक है, बाय बाय बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट, बाय बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट। हाँ जी सर, साथ साथ कर लिया था। अरे बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया फिर तो साथ साथ किया है तो। बिल्कुल 4,50,000। देखो यहाँ पे मुझे आपको 3 बातें तो लिखवानी है, उसके अलावा ना एक बात और आ रही है जो मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है। ये है कि कभी कभार क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, क्वेश्चन जब स्टार्ट होता है ना, क्वेश्चन जब स्टार्ट होता है वो आपको बताएगा जो कंसाइनर है, कंसाइनर उसने कंसाइनी से या तो कोई एडवांस रिसीव किया है, ठीक है, या कोई एडवांस रिसीव किया है एज सिक्योरिटी, या कोई बिल रिसीव किया है। बिल रिसीव करने का मतलब है कि जो आपका कंसाइनी है, कंसाइनी ने बिल को एक्सेप्ट किया है, कंसाइनी एक्सेप्टेड बिल। ठीक है, ये 3 सिचुएशन आपको क्वेश्चंस के अंदर दे सकता है।
ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आपको क्या करना है मुझे आपको बताना है, क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है वो मुझे आपको बताना है। इसके अलावा दोस्तों अभी जो नोट्स लिखवाने हैं वो अलग से लिखवाऊंगा। पहले मुझे ये बताने दो कि अगर कंसाइनर, भाई आप खुद सोचो, यहाँ पे जो कंसाइनर है, कंसाइनी को अपने रिस्क पे बहुत सारा माल भेज रहा है इकट्ठा, कंसाइनी का क्या भरोसा, वो माल में आग फूक दे, तिली फूक दे, या माल को बेचे और सारा पैसा खा जाए। तो इस रिस्क से बचने के लिए जो कंसाइनर होता है, कंसाइनी के ऊपर एक बिल लिखता है या फिर उससे एक एडवांस चेक ले लेता है कि भाई तेरे पास जो मैं माल भेज रहा हूं कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का एडवांस दे दे ताकि मेरा नुकसान होने से बच जाए बाद में। तो इस केस में दोस्तों जब कंसाइनी कंसाइनर को कुछ एडवांस पे करता है, चेक पे करता है, या कोई सिक्योरिटी जमा करता है, या उससे बिल एक्सेप्ट करता है, उस केस में कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड में एक पोस्टिंग आती है। तो जो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग आती है एडवांस की वो पोस्टिंग होती है दोस्तों आपका बाय, या तो बिल्स रिसीवेबल अगर आपने बिल एक्सेप्ट किया तो, या फिर आपका बाय बैंक अगर आपने एडवांस रिसीव किया है, या आपने एडवांस रिसीव किया है एज सिक्योरिटी। सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है, एडवांस रिसीव किया और एडवांस रिसीव किया एज सिक्योरिटी, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या बचा? देखो डिफरेंस ये बचा कि जो आपको खाली एडवांस रिसीव हुआ है के बाद कोई ट्रीटमेंट आपको क्वेश्चन में नहीं करना, जो आपको बिल्स रिसीव हुआ है के बाद कोई ट्रीटमेंट आपको क्वेश्चन में नहीं करना। लेकिन अगर आपको एडवांस एज सिक्योरिटी रिसीव हुआ है, सिक्योरिटी, तो एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताता हूं उस सिक्योरिटी का क्या करना है। ठीक है, क्या करना है देखो, मान लो एक्स ने वाई को आपका 1000 यूनिट भेजी, ठीक है 1000 यूनिट, वाई ने बेच दी 900 यूनिट्स, वाई ने बेच दी 900 यूनिट्स, वाई ने बेच दी 900 यूनिट्स। वाई ने दोस्तों एक्स को एक एडवांस दिया था, एडवांस दिया था 1 लाख रुपए। वाई ने एक्स को एडवांस दिया था आपका 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ठीक है। ये जो सिक्योरिटी का अमाउंट था, ये एडवांस दिया था उसने सिक्योरिटी के रूप में। सिक्योरिटी का मतलब अगर कोई नुकसान वाई की तरफ से होता है का जिम्मेदार वाई होगा और वो 1 लाख रुपए एक्स की जेब में चले जाएंगे, एक्स की जेब में चले जाएंगे। वाई ने दोस्तों 900 यूनिट बेच दी। वाई बोल रहा है कि ये जो 100 यूनिट है ये मैं बाद में बेच दूंगा, ठीक है, फ्यूचर में सेल करूंगा। अब दोस्तों यहां पे जो एडवांस आपको रिसीव हुआ वो 1 लाख रुपए होगा। लेकिन दोस्तों ये जो एडवांस है, अगर ये सिक्योरिटी वाला एडवांस है, जब तक वाई सारा माल नहीं बेच देता सारी सिक्योरिटी यूटिलाइज नहीं हो सकती। अरे आप बात को समझो, वाई ने एक्स को एडवांस दिया है 1 लाख रुपए, लेकिन वो एडवांस सिक्योरिटी के रूप में है। सिक्योरिटी का मतलब जब तक सारा माल नहीं बिक जाता ये सिक्योरिटी 1 लाख रुपए की यूज नहीं होगी। आपने 900 यूनिट बेची है, अभी भी 100 यूनिट्स आपके पास बची हुई है। सिंपल लैंग्वेज में 1 लाख में से दोस्तों मैं कह सकता हूं कि 90,000 की सिक्योरिटी यूटिलाइज हो गई, यानी कि 90% आपने माल बेच दिया है तो 90,000 की सिक्योरिटी वसूल, लेकिन 10,000 अभी भी बचा हुआ है। तो उस केस में डेबिट साइड में जहां पे आपको एडवांस मिला बाय बैंक, इसके डेबिट साइड में एक बैलेंस बचा रहेगा, बैलेंस सीडी, एक बैलेंस बचा रहेगा आपके जितने अनसोल्ड गुड्स हैं, जितने अनसोल्ड गुड्स हैं उसका बैलेंस आपके सिक्योरिटी के रूप में बचा रहेगा, ठीक है। जितने भी परसेंटेज आपके पास अनसोल्ड गुड्स हैं प्रोपोर्शनेटली, जैसे इसने 1 लाख रुपए रिसीव किए, 1000 यूनिट के 900 यूनिट बेच दी, 90% माल बेच दिया ना, 10% बचा। 10% दोस्तों 10,000 रुपए जो सिक्योरिटी का बैलेंस सीडी है वो वाई के अकाउंट में अभी भी पड़ा रहेगा, जो अगली बार खुलेगा क्रेडिट साइड में। ये सिक्योरिटी का जो पॉइंट है ये मैं आपको एक और क्वेश्चन में आपको कराऊंगा अभी आगे जाके, ठीक है। वो कैसे होगा वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अभी के लिए मुझे 2-3 पॉइंट्स लिखवाने थे, वो मैं एक बार लिखवा देता हूं, फिर से मैं आपको एक बार क्वेश्चन को याद दिलाता हूं। हाँ दिव्या कह रहे हैं माल लेके भाग जाए, हाँ कुछ भी कर सकता है, माल लेके भाग सकता है, पैसा लेके भाग सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों से सिक्योरिटी जो है रिसीव की जाती है। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था
ये जो एक्सपेंसेस कंसाइनर ने किए, ये आपको नहीं बताया था कि ये किस नेचर के एक्सपेंसेस हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट्स टू बी नोटेड, पॉइंट्स टू बी नोटेड, पॉइंट्स टू बी नोटेड। पहला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, unless otherwise stated, expenses incurred by the consignor, expenses incurred by the consignor are assumed to be of non-recurring nature, non-recurring nature, non-recurring nature, non-recurring nature। अब लिखते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि यहां पे जो वाई है उसने 400 यूनिट बेची है और सारा माल जो है ना, सारा माल वो आपका क्रेडिट पे था, जिसकी वजह से एक डेटर, एक कस्टमर आपकी 20 यूनिट्स का पैसा लेके भाग गया। तो यहां पे आपने उसको डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउ किया हुआ था। तो अगर डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउ होता है और नहीं होता है, तो दोनों केसेस में बैड डेट्स का क्या ट्रीटमेंट होता है वो मैं आपको लिखवाने वाला हूं। तो इसमें लिखेंगे, इसको मैं शॉर्ट में लिखवाऊंगा ताकि आपको पॉइंट समझ में आ जाए। इन केस ऑफ बैड डेट्स, इन केस ऑफ बैड डेट्स, अब इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड, व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज अलाउड, तो आपको क्या करना है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, नो ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। आपको शांति से बैठ के चाय पीनी है और समोसा साथ में एंजॉय करना है, ठीक है। डेल क्रेडिटर कमीशन आपने उसको दे दिया है, अब बैड डेट्स वो जाने और उसका कस्टमर जाने, आपको बस एंजॉय करना चाय के साथ समोसा, ठीक है। दूसरा, व्हेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट अलाउड, जब आप उसको बैड डेट्स का लॉस झेलने के लिए डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं देते हो, तो इस केस पे लॉस कंसाइनर यानी कि आपको खुद झेलना पड़ता है। इस केस में इट इज अ लॉस फॉर द कंसाइनर, इट इज अ लॉस फॉर द कंसाइनर। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट वो दोस्तों कंसाइनमेंट अकाउंट की, कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में, डेबिट साइड में आता है टू कंसाइनी, डेबिट साइड में आता है टू कंसाइनी आपका बैड डेट्स ब्रैकेट में। सर ये क्या किया आपने, बताता हूं क्या किया, बताता हूं ये क्या किया, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं अभी। पहले एक काम करेंगे, इसको पूरे को नोट कर लो। अब और कोई पॉइंट तो नहीं बचा जो मुझे बताना था। ये हो गया 20 यूनिट वाला, ठीक है। ये भी हो गया आपका रेकरिंग नॉन रेकरिंग, और हाँ हो गया, डन हो गया सारा, ठीक है। एक बार इन पॉइंट्स को नोट कर लो, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं कि ये लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में कैसे आता है, क्यों आता है, और अगर ये कंसाइनी में आ रहा है, कंसाइनी के नाम से आ रहा है, तो कंसाइनी के अकाउंट में भी पोस्टिंग होगी, वो होगी वो देखते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। सर फाउंडेशन का फॉर्म 10 फेब से पहले फिल करना है क्या? हाँ 10 फेब आई थिंक लास्ट डेट होती है, तो आप एक बार टीम को कांटेक्ट करके कंफर्म कर लीजिए। हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे दिए हुए वहां पे आप कांटेक्ट करके आपका कंफर्म कर लो, ठीक है। ये लिख लिया दोस्तों आपने, ये हो गया डन, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो मान लेते हैं आपका जो कंसाइनी है उसने दोस्तों
बैड डेट्स इनकर किए, मतलब उसकी वजह से बैड डेट्स हुए आपके 20,000 रुपए के, ठीक है। कंसाइनी को आप कमीशन दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो आपका 50,000, कंसाइनी को आपने कमीशन दिया 50,000 रुपए। कंसाइनी का जो एक्सपेंस हुआ था, एक्सपेंस वो हुआ था मान लो 10,000 रुपए, ठीक है। कंसाइनी ने जो माल बेचा, माल, वो माल बेचा इसने 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख का। ये सारे पोस्टिंग आप जानते हो कंसाइनमेंट अकाउंट में आती है। सारी पोस्टिंग कहां आती है? कंसाइनमेंट अकाउंट पे, कंसाइनमेंट अकाउंट पे, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट पे। ये पोस्टिंग मैं पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं बनाऊंगा, ये सिर्फ समझाने के लिए है, पूरा एग्जांपल ना समझे, क्योंकि इसमें माल नहीं भेजा और कितना बेचा क्या बेचा कुछ नहीं दिया, बस आपको डिटेल दी है ये वाली। तो कंसाइनमेंट के दोस्तों सबसे पहले जो सेल हुई है वो क्रेडिट साइड में आएगी बाय कंसाइनी के नाम से, आपकी सेल्स, ठीक है, कितनी? 1.5 लाख रुपए की। के बाद इसने जो एक्सपेंस किया वो आपके डेबिट में आएगा, टू कंसाइनी आपका एक्सपेंसेस, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं कंसाइनी के नाम से जो भी यहाँ पे आएगा वो सारी चीजें एक साथ लिखता हूँ। सबसे पहले आएंगे एक्सपेंसेस आपके 10,000 रुपए के, उसके बाद कंसाइनी को जो आपको कमीशन देना है वो भी आएगा 1.5 लाख रुपए का। और दोस्तों अभी अभी मैंने आपको बताया था, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउड नहीं होता, ये रहा, डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट अलाउड, तो ये कंसाइनर का लॉस होता है, और इस लॉस को कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में पोस्ट किया जाता है टू कंसाइनी के नाम से। तो यहां पे आपने लिखा टू कंसाइनी, तो इसके अंदर बैड डेट्स भी आएगा। सर बैड डेट्स क्यों आ रहा है? क्योंकि ये लॉस है, और आप जानते हो कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। जो लॉस हो रहा है दोस्तों वो डेबिट साइड में ही आएगा, कंसाइनी के नाम से बैड डेट्स आपका कितने का बैड डेट्स है? 20,000 रुपए का। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 160, 180, 180, ठीक है। इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं आपके कहने पे। सर हमने कब कहा? अरे मैंने सुन लिया, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, आपको एडवांस रिसीव हुआ था कंसाइनी से 50,000 रुपए, ठीक है, 50,000 का। अब यहां पे आपको कंसाइनी का अकाउंट बनाना। सर आपने कंसाइनमेंट अकाउंट तो कंप्लीट नहीं किया, कि वो मेरा पर्पस था ही नहीं। मेरा पर्पस आपको बस ये बताना था कि जो बैड डेट्स है ये कंसाइनी के अकाउंट में क्यों पोस्ट हो रहा है। आपको पता है कि ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट में आपने लॉस दिखा दिया कंसाइनी के नाम से, कि उधर भी तो जाएगा, क्यों जाएगा उसका रीजन मैं आपको बताने के लिए एग्जांपल मैंने आपको दिया है। सबसे पहले आप जानते हो जो सेल आएगी वो आपकी डेबिट में आएगी टू कंसाइनमेंट के नाम से, टू कंसाइनमेंट के नाम से आपकी आएगी यहां पे सेल 1.5 लाख रुपए। जितने भी आपके कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किए, उसको कमीशन मिला, उसने बैड डेट्स इनकर किए, वो आएंगे आपके क्रेडिट साइड में बाय आपका कंसाइनमेंट। सबसे पहले आपके एक्सपेंसेस कितने थे? 10,000, 1.5 लाख का आपका कमीशन है, और आपका जो बैड डेट्स है, बैड डेट्स वो आपके 20,000 है। देखो आपको बात को समझना पड़ेगा, कि यहां पे जो 1.5 लाख का ये माल इसने शायद कम का बेच दिया है। अच्छा मैंने कमीशन गलती से 1.5 लाख ले लिया, ये कमीशन 50,000 है, ये कमीशन 50,000 है दोस्तों, मैंने गलती से कमीशन यहां पे 1.5 लाख ले लिया, ये चेंज हो जाएगा अमाउंट, 50, 70, 80,000 रुपए का अमाउंट है। मैं तभी कहूँ, मैं इतना ज्यादा कमीशन दे दिया हो, 1.5 लाख की सेल, 1.5 लाख का कमीशन, हाँ, तो ये 80,000 है यहाँ पे, 80,000। आपके 10,000 के एक्सपेंसेस, कमीशन आपका 50,000, और 80,000 का टोटल आपका यहाँ पे बैड डेट्स मिला के। देखो बैड डेट्स का मतलब क्या है, कि कंसाइनी को वो पैसा सेल्स से नहीं मिला। सिंपल लैंग्वेज में, अगर कंसाइनी ने 1.5 लाख का माल बेचा, 1.5 लाख का जो माल बेचा, आपको उससे कितना पैसा लेना है? 1.5 लाख।
अरे कंसाइनी ने चाहे कैश में बेचा हो चाहे वो क्रेडिट में बेचा हो, टोटल माल कितना बेचा? 1.5 लाख। लेकिन आप बात को समझो, अगर उसको इसमें से 20,000 रुपए नहीं मिले, आपने इसको डेबिट में लिखा कि आपको कंसाइनी से 1.5 लाख लेना है, लेकिन 20,000 रुपए उससे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि उसके पास भी पैसा नहीं आया, तो ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, इसको ट्रांजैक्शन को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। सेम पोस्टिंग दोस्तों क्रेडिट साइड में आएगी बाय कंसाइनमेंट के नाम से बैड डेट्स। इसका मतलब 1.5 लाख में से 20,000 आपको रिमूव करने हैं, इसलिए दोस्तों वो कंसाइनी के क्रेडिट साइड में आएगा। तो 1.30 ही आपको मिलेगा। उस 1.30 में से भी आपने 50,000 का कमीशन उसको दे दिया और 10,000 का आपने उसका एक्सपेंस इनकर कर दिया। तो जो बैलेंस आपको मिलने वाला है एडवांस रिसीव होने के बाद, वो कितना मिलेगा वो हम इस अकाउंट से निकालेंगे। एडवांस आपको रिसीव हुआ था आपका 50,000, एडवांस आ जाएगा आपका बाय बैंक अकाउंट नाम से एडवांस। एडवांस कितना है आपका? 50,000। अब बैलेंस निकाल लो कितना बचा, मात्र आपका 20,000 का बैलेंस आपको मिलेगा। ये होगा आपका फाइनल सेट बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आएगा आपका फाइनल सेटलमेंट। ये हो गया आपका टोटल 1.5 लाख और आपका 1.5 लाख। ठीक है, ये था आपका दोस्तों कॉन्सेप्ट आपके डेल क्रेडिटर कमीशन का, जब वो अलाउ होता है। केस में कोई ट्रीटमेंट कंसाइनर की बुक्स में नहीं होता, लेकिन जब आपके बैड डेट्स हैं और डेल क्रेडिटर कमीशन अलाउ नहीं होता, तो उस केस में उसको लॉस मान के कंसाइनमेंट में डेबिट कर दिया जाता है और कंसाइनी में वो क्रेडिट कर दिया जाता है कि वो पैसा आपको उससे नहीं मिलेगा। एक काम करेंगे, अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले एग्जाम्पल पे। मैंने आपको बताया था एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको आज की क्लास में कराऊंगा, उस कॉन्सेप्ट का नाम है एबनॉर्मल लॉस। डियर मैं आज कराने वाला हूं, लेकिन नॉर्मल लॉस आज नहीं हो पाएगा। नॉर्मल लॉस के लिए आपको अगली क्लास का वेट करना पड़ेगा, अगली क्लास का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, हेडिंग डालेंगे। अब हेडिंग डालो मेरे साथ, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। और ब्रैकेट में लिखेंगे सेम एज स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, सेम एज स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। लेकिन दोस्तों इसमें एक कंडीशन है। ठीक है, ये स्टार वाली कंडीशन है, स्टार वाली। सर स्टार प्लस वाली? अरे स्टार प्लस वाली नहीं लल्लू लाल, स्टार वाली कंडीशन। सर ये स्टार कौन है? ये स्टार आपको अगली क्लास में मिलेगा, चमकता हुआ सितारा है। इस सितारा मैं आपको अगली क्लास में दूंगा, तो अगली क्लास का वेट आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं आपको समझाता हूं एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट। देखो होता क्या है, जो आपका कंसाइनर है, कंसाइनर जब वो कंसाइनी को माल बेचता है, तो दो पॉसिबिलिटी होती है माल के बर्बाद होने की। यार आप बात को समझो, भले ही इसने माल का इंश्योरेंस करा रखा है, माल का इंश्योरेंस करा रखा है, तो उसका लॉस थोड़ा सा रिकवर हो सकता है। लेकिन जब रास्ते में ट्रक जा रहा है, आप जानते हो ना ट्रक में माल जाता है, ये आपका ट्रक है, मुझे बनाना आता नहीं है ढंग से, जो भी बन गया पता नहीं क्या बन गया। ये आपका ट्रक है, इसमें आपका माल रख के जा रहा है। तो जो रास्ते में दोस्तों कंसाइनी के गोडाउन तक माल जा रहा है, इस रास्ते में एक पॉसिबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं आपका लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट। अब ये जो रास्ते का लॉस है दोस्तों, ये एक नॉर्मल लॉस भी हो सकता है और ये एक एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। इसका मतलब आपका जो लॉस होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस दोस्तों वो लॉस होता है तो आपका नेचुरल वेस्टेज होती है, नेचुरल वेस्टेज या नेचुरली कोई प्रोडक्ट डेटेरियोरेट होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अभी क्या होता है, आप लोगों ने उस कंपनी का नाम सुना है, वो क्या नाम है आपका, जॉनसन बेबी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आपने उस कंपनी का नाम सुना है क्या? मधु पूछ रही है सर 50,000 कहां से आया? अच्छा पीछे वाले में 50,000। डियर 50,000 यहाँ पे लिखा है मैंने, एडवांस रिसीव फ्रॉम कंसाइनी। आपको कंसाइनी से पहले ही एडवांस रिसीव हो गया था 50,000 का।
इसीलिए वो आपने यहाँ पे पोस्ट किया बाय बैंक 50,000, और बचा हुआ बैलेंस जो आपको फाइनली मिला है फाइनल सेटलमेंट में वो आपका 20,000, वो मैंने आपको दिया था। हाँ जी, ठीक है। तो मेरा आपसे एक सवाल है, आपने जॉनसन, जॉनसन एक कंपनी है, जॉनसन बेबी पाउडर, जॉनसन बेबी ऑयल, ये कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है, आपने नाम सुना है इसका? क्या आप सभी ने इसका नाम सुना हुआ है? क्या आप सभी ने, वो कंपनी है जॉनसन, का पूरा नाम कंपनी का मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार सर्च कर लेते हैं। क्या नाम है इसका कंपनी का? जॉनसन एंड जॉनसन, अच्छा कंपनी का नाम है जॉनसन एंड जॉनसन, कंपनी का नाम है जॉनसन एंड जॉनसन, चेंजिंग हेल्थ फॉर ह्यूमैनिटी। हाँ जी, बिल्कुल सुना हुआ है। तो देखो हुआ क्या था कि दोस्तों, ऐसी ही एक कंपनी थी, मतलब इस कंपनी का एग्जांपल मैंने क्यों लिया, ऐसी ही एक कंपनी थी जो एक प्रोडक्ट बनाती थी, एक ऑयल बनाती थी, ऑयल। ये बात है दोस्तों आज से 20 30 35 साल पहले की, 1990s की ये बात है। 1990s में ये एक ऑयल बनाती थी। उस ऑयल का जो कंटेनर था वो दोस्तों 200 ml का कंटेनर था। लेकिन जब आप उसको घर लाते थे तो घर आते आते ना इसमें से कुछ रिडक्शन हो जाती थी, घर आते आते इसमें रिडक्शन हो जाती थी। अगर आप प्रोडक्ट लेने मार्केट में जाओ, मुझे ये ऑयल चाहिए, वो ऑयल घर पे लाते 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 कुछ ऐसा नेचुरल फैक्टर था जो रिड्यूस हो जाता था और ये 170 ml या 160 ml निकलता था। तो एक आदमी ने पता क्या किया, एक आदमी ने कंपनी के ऊपर केस ठोक दिया, कंपनी के ऊपर केस ठोक दिया और उसको बोला कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो 200 ml का लिखा है, मुझे 160 ml है। दोस्तों कई 100 करोड़ रुपए उस कंपनी को एज पेनल्टी सरकार को देने पड़े कि उन्होंने आपका जो वो है 200 ml का बार, जो भी आपने कस्टमर को गलत इंफॉर्मेशन दी है की वजह से आपके कंपनी के ऊपर इतनी इतनी पेनल्टी लगाई जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी को क्या करना पड़ा, कंपनी को क्या करना पड़ा, को प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज करनी पड़ी। आप जानते हो उस कंपनी ने अपनी पैकेजिंग में लिख दिया, पैकेजिंग में लिख दिया 200 ml, और इसके नीचे एक लाइन लिखी, इसके नीचे एक लाइन लिखी के बाद दोस्तों कोई कंप्लेन नहीं आई। क्या आप बता सकते हो वो ऐसी कौन सी लाइन कंपनी ने लिख दी? लिखा 200 ml ही है, लेकिन उसके नीचे कुछ शब्द जोड़ दिए कि कंपनी के पास कंप्लेंट आना बंद हो गई। अगर कंप्लेंट आती भी थी तो भी वो कंपनी केस जीत जाती थी। चप्पल का घिसना नॉर्मल लॉस, एंड उसका कहीं फंसकर टूट जाना एब नॉर्मल लॉस। वाह क्या बात है। अरे कैसे क्या, वो पैकेजिंग कंपनी ने रखी 200 ml की, लेकिन उसके नीचे एक शब्द लिख दिए, चाहे घर पे जाके जीरो निकले, मैं कह रहा हूं सारा उड़ गया तेल, पे जाके कुछ नहीं निकला, तब भी कंपनी के ऊपर कोई केस नहीं हो पाया। कंपनी ने ऐसी कौन सी लाइन लिखी होगी जो आपका 200 ml की पैकेजिंग घर जाके कम निकलती थी, उसके बाद भी कंपनी का कोई लॉस नहीं होता था, कोई कस्टमर कंप्लेंट नहीं करता था, और सरकार भी कुछ नहीं कर पाई वो लाइन देखने के बाद। बताता हूं दोस्तों कंपनी ने ऐसी क्या लाइन लिखी। कंपनी ने उस पैकेजिंग में लिख दिया, कंपनी ने उस पैकेजिंग में लिख दिया 200 ml, 200 ml वैन पैक्ड, 200 ml वैन पैक्ड। इम्पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त, ये देखो पॉसिबल कर दिया तुम्हारे भाई ने। हाँ, पे लिख दिया 200 ml व्हेन पैक्ड, इसके बाद हम नहीं जानते। जब पैक हुआ था तो 200 ml का था, इसके बाद भैया हम ना जानते, इसके बाद हम नहीं जानते, इसके बाद क्या हुआ पता नहीं, कितना भी प्रोडक्ट निकले हम नहीं जानते। दोस्तों ऐसे प्रोडक्ट्स के केस में क्या होता है कि जो लॉस होता है वो लॉस दोस्तों कस्टमर के ऊपर डाल दिया जाता है। क्या आपको पॉइंट समझ में आया? कंपनी कितना पैक कर रही है 200 ml, और उसके बाद निकल रहा है कम, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है व्हेन पैक्ड, तो इसका नॉर्मल लॉस का जो लॉस है वो कंपनी नहीं झेलती। उस प्रोडक्ट का नेचर ही ऐसा है कि वो लॉस होगा ही होगा। दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि नॉर्मल लॉस का जो भी लॉस होता है, नेचुरल वेस्टेज जो भी होती है, का बर्डन
कस्टमर के ऊपर डाल दिया जाता है। और कस्टमर के ऊपर बर्डन डालने के बाद जो आपका स्टॉक होता है, स्टॉक का जो प्राइस होता है, स्टॉक की जो कॉस्ट होती है, वो इन्फ्लेट हो जाती है। ठीक है, स्टॉक का जो प्राइस होता है वो आपका इन्फ्लेट हो जाता है। इसकी कैलकुलेशन कैसी होती है ये हम सीखेंगे आपकी अगली क्लास में, ये सीखेंगे हम अगली क्लास में। अभी मुझे आपको बताना है एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन। एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन, ये जो लॉस इन ट्रांजिट है दोस्तों, एबनॉर्मल लॉस कैसे हो सकता है? एबनॉर्मल लॉस बहुत तरीकों से हो सकता है। एक तो आपका एक्सीडेंट से हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे आपके थेफ्ट हो सकता है, चोरी हो सकता है रास्ते में माल, ठीक है, चोरी हो सकता है, आग लग सकती है ट्रक के अंदर, आग लग सकती है। ये सारे आपके एबनॉर्मल लॉस होते हैं। जितने भी आपकी मैनुअल मिस्टेक्स होती है, मैनुअल यानी कि जो इंसानी मिस्टेक्स होती हैं, इंसानी आपकी गलतियां, उस सारी गलतियां दोस्तों एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आती हैं। और इसका बर्डन हम कस्टमर के ऊपर नहीं डालते, ये बर्डन हम खुद ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हम खुद ही अपना लॉस मान लेते हैं। और जब हम खुद ही अपना लॉस मान लेते हैं तो दोस्तों ये जो एबनॉर्मल लॉस है ये आपकी कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। मेन मुद्दा ये था कि एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आता, लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो दोस्तों उसका बर्डन कस्टमर के ऊपर नहीं डाला जाता, वो हम खुद एब्जॉर्ब करते हैं उसको एज अ लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में, दिखाया जाता है। सर ये क्रेडिट साइड क्यों लिखा आपने? आपने तो पहले डेबिट लिखा था, मुझे ले रहा था मैं आपसे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो लॉस हुआ है ना, तो ये क्रेडिट साइड में क्यों आएगा, क्रेडिट साइड में क्यों आएगा? दोस्तों ये राज खोलने के लिए आपको अगली क्लास तक का वेट करना पड़ेगा। अभी मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूं कि ये कैलकुलेशन कैसे होगी। ठीक है, एक काम करते हैं, कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन लिखो, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट की कैलकुलेशन। सबसे पहले हम लेंगे कॉस्ट ऑफ डैश यूनिट्स। अरे जितना भी माल आपने भेजा एट द रेट, जिस भी रेट से वो आपको दिया है, आपका मान लो 20 यूनिट बर्बाद हुई है 100 रुपए की कॉस्ट से, ना कंसाइनमेंट में आपके कंसाइनर ने माल भेजा था, तो सेम जैसे क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन होती है वैसी ही कैलकुलेशन है, वो आपका आ जाएगा अमाउंट में। इसमें हम ऐड करेंगे, ऐड नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। ठीक है, ये भी आपका सेम तरीके से ऐड होगा। जितना भी एक्सपेंस आपके कंसाइनर ने किया नॉन रेकरिंग, उसको डिवाइड कर देंगे यूनिट्स कंसाइंड से। टोटल यूनिट्स कंसाइंड मतलब टोटल यूनिट्स जो आपने भेजी, मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, जितना माल आपके रास्ते में बर्बाद हुआ, निकल के आएगा आपका प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। बस इसमें एक खास बात यह है कि माल अभी तक कंसाइनी तक नहीं पहुंचा। मैंने आपको क्या बताया अभी, अरे आपका माल रास्ते में बर्बाद हुआ है, माल अभी तक उस तक पहुंचा ही नहीं है, तो जो खर्चा वो पहुंचने के बाद करेगा वो खर्चा अभी तक इसमें नहीं लगा, अभी तक इसमें नहीं लगा। तो डिफरेंस ये है कि आपकी जो कंसाइनी का एक्सपेंस है प्रोपोर्शनेटली वो हम यहां पे नहीं जोड़ेंगे, लेकिन अगर लॉस बाद में होता है उस तक पहुंचने के बाद तो वो एक्सपेंस आपका जुड़ेगा, अदरवाइज नहीं जुड़ेगा। ठीक है, यहां पे निकल आएगा आपका लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट, ये था आपका लॉस इन ट्रांजिट। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे दोस्तों अपने हम नेक्स्ट सेशन में, और बहुत सारे एग्जाम्पल हम करने वाले आने वाले टाइम पे। अगली क्लास को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि अगली ही क्लास में मैं आपके जितने भी एबनॉर्मल लॉस के टॉपिक्स हैं वो आपके कवर करा दूंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। कस्टमर कष्ट से मरने वाला, बिल्कुल सही बोला आपने, कष्ट से मरने वाला, ये रियल स्टोरी है या एग्जांपल? अविनाश दिस इज द रियल स्टोरी। और अगर मुझे वो दिख गया कहीं पे कंपनी का नाम, तो मैं आपको कंपनी का नाम और केस स्टडी भी बता दूंगा कि ये कौन सी स्टोरी है। ये स्टोरी नहीं है एक्चुअली में, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये सच में हुआ था ऐसा।
कि आप देखो ना बहुत सारे केस ऐसे हो चुके हैं। आपकी वो कौन सी कंपनी है, फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली में एक आदमी ने केस कर दिया, इसको लगा कि मैं फेयर तो हुआ नहीं, फेयर एंड लवली किस बात की, कंपनी को नाम चेंज करना पड़ा, ग्लो एंड लवली करना पड़ गया ना। ऐसे ही आपका वो था एक और, कौन सी कंपनी है वो, गिव्स यू विंग्स वाली, रेड बुल। रेड बुल में एक आदमी ने केस कर दिया, मैंने रेड बुल पी, मुझे विंग्स नहीं मिले, कंपनी को विंग्स की स्पेलिंग चेंज करनी पड़ी। अब आप देखो विंग्स में 1 2 3 4 आई हैं विंग्स, विंग्स की आप स्पेलिंग देखो ना, अभी चेक कर लेते हैं। गिव्स यू विंग्स, रेड बुल, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, गिव्स यू विंग्स की जो वो स्पेलिंग है ना, में 2 3 आई है, तो विंग्स की स्पेलिंग उन्होंने चेंज कर दी। तो ऐसे बहुत सारे केस एक्चुअली में हुए हैं दोस्तों, जो प्रैक्टिकली आपके पॉसिबल होते हैं और उसके बाद कंपनी को एक्शन लेना पड़ता है। हाँ जी, मोस्ट वेलकम डियर। सर नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट नहीं होता है डियर, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट नहीं होता है, लेकिन में क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में नॉर्मल लॉस काम आता है। वो कैसे काम आता है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। जैसे बिग बुल, बिग बुल नहीं रेड बुल था वो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम सेशन को वाइंड अप करेंगे, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।